हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल आज पाठशाला में। कैसे बच्चे? चलिए आज हम करेंगे आपका इस चैप्टर को कंप्लीट। कुछ टॉपिक इसमें बच गया था, आप बार बार कहेंगे सर लेंदी चला गया है चैप्टर। भाई साहब ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इस चैप्टर के अलावा मैं इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर रखा हूं जो मुझे लगा कुछ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी कवर अप हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। भाई साहब एक चीज मैं जरूर कहूंगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें यहाँ दिख रही है आपको, जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो मिलेगी नहीं कहीं, फिर दिक्कत आ जाएगा, है ना। और इस पर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कर नहीं पाएंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी नहीं, तो आप उसमें लिखेंगे क्या, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो बच्चे 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 क्या पढ़ना है अपन को? हेट्रोट्रॉप्स हो गया है, अपन को स्टार्ट करना है भाई साहब। हाँ, अपन को बात करना है कार्बन साइकिल। देखिए कुछ साइकिल की हम बात करेंगे, साइकिल चलाने वाला नहीं। यहाँ साइकिल बात करेंगे हम इन्वायरमेंट में, लाइक कार्बन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, फिर उसी में हम डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजन से नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो बच्चे पूछ लिए जाते हैं और बच्चा नहीं कर पाता क्योंकि उसने पहले ये सुना ही नहीं था। तो ये जूनियर क्लास में, लेकिन आपने तो ना डिटेल में हो सकता है पढ़ा ना हो, तो ध्यान नहीं दिया आपने, वो भूल भी चुके हैं आप। तो इसको एक बार वापस हम यहाँ रिवाइज करेंगे। कार्बन साइकिल क्या होता है? साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है साइकिल। साइकिल चलाने वाली भी बात करें, साइकिल मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करे एक सर्टेन टाइम बाद, दैट इज कॉल्ड साइकिल। तो कार्बन साइकिल वही मतलब है। कार्बन क्या होता है? ब्लड से आपने कोई चीज कंज्यूम किया, आपके अंदर कार्बन गया। या मानते हैं इन्वायरमेंट से चलिए, किसी सब्सटेंस प्लांट के अंदर कार्बन गया, उसको आपने कंज्यूम किया तो आपके अंदर गया, फिर आपकी डेथ हो गई, आप सॉइल में मिल गए, सॉइल में फिर से कार्बन, कार्बन से इन्वायरमेंट में चला गया, और ये साइकिल चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। जैसे आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा है, कहा लैंड से इवापोरेशन हुआ, क्लाउड बना, कंडेंसेशन हुआ, वो क्लाउड वेपर क्या बन गया? वाटर। बारिश हुआ, प्रेसिपिटेशन, फिर से आ गया अर्थ पे वाटर, फिर इवापोरेशन हो गया, फिर गया क्लाउड बन गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसी को वाटर साइकिल। उसी तरह कार्बन साइकिल होता है, उसी तरह नाइट्रोजन साइकिल होता है, बस कुछ चीजें हमें क्लियर कर लेना है इसमें। तो वही लिखा है, द कार्बन साइकिल इज द बायोजियो केमिकल साइकिल बाय विच, क्या है? बायोजियो, बायो का मतलब लिविंग, जियो का मतलब अर्थ से रिलेटेड। बायोजियो केमिकल मतलब लिविंग सब्सटेंस और अर्थ के बीच में जो साइकिल चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोजियो केमिकल साइकिल। बाय विच कार्बन इज एक्सचेंज बिटवीन सॉइल, किसके किसके बीच में एक्सचेंज होता है कार्बन? सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। भाई सॉइल से वाटर से एटमॉस्फेयर, फिर सॉइल से वाटर एटमॉस्फेयर, ये चेंज चलता रहता है। ठीक है, इट जस्टिफाई द सेइंग व्हाट गोज राउंड। हाँ, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? दिस इज द सेटिस्फैक्शन। कह रहा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जाता है वही वापस आ जाता है। व्हाट गोज अराउंड, जो गया वही वापस आ गया, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? कैसे आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। लेट्स से एटमॉस्फेयर में CO2 है, एटमॉस्फेरिक कार्बन का सोर्स क्या है मान लेते हैं? CO2 है बच्चे। फोटोसिंथेसिस हुआ तो CO2 यूज करता है कौन? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में। फिर ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया एनिमल ने, तो कार्बन वहां से एनिमल के टिश्यू में चला गया। या ग्रीन प्लांट्स डिकम्पोज हो गए, मान लो दो चीज है, या तो ग्रीन प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया तो एनिमल टिश्यू में चला गया कार्बन। अगर ग्रीन प्लांट को एनिमल ने नहीं कंज्यूम किया, ग्रीन प्लांट, अरे उसकी भी तो एक टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन है, डेड हुआ, मर गया, सड़ा, डिकम्पोज हुआ, तो उसके बाद उसी को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, क्योंकि धीरे 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 प्लांट डिकम्पोज होता है। तो हम कार्बन डेटिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये ट्रेसेस कार्बन के आइसोटोप जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक पाए जाते हैं। तो भाई साहब उसी को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। वही फॉसिलाइजेशन होके प्लांट या एनिमल डिकम्पोज होते हैं तो फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, बैक्टीरिया, धीरे धीरे क्या होता है? फॉसिल्स बनते हैं। कोल इसी का रिजल्ट है, प्लांट के फॉसिलाइजेशन का। तो फॉसिल फ्यूल बनता है। इसीलिए फॉसिल फ्यूल में आप सबने पढ़ा है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन पाया जाता है।
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसीलिए इनको बर्न करने पर CO2 बनता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो वहां से कन्वर्ट हो गए दो चीजें, अगर एनिमल ने खाया तो एनिमल के टिश्यू में चला गया, फॉसिलाइजेशन हुआ तो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम बना, अब इनको हम जला रहे हैं तो कंबशन से फिर इन्वायरमेंट में क्या गया, कार्बन। एनिमल से कैसे गया, एनिमल अगर रिस्पिरेशन कर रहा है, हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो भाई साहब CO2 ही तो दे रहे हैं, हम सेल में बनता है कि नहीं, आपने पढ़ा रिस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी बनाता है। तो ये CO2 हम वापस एक्सेल आउट कर देते, तो कहीं ना कहीं हम कार्बन दे तो दिए वापस, जो हमने प्लांट कंज्यूम करके कार्बन अपने बॉडी में लिया था, भाई दे दी। मान लो वो एनिमल मर गया, खत्म हुआ, डिकम्पोज हुआ, वहां भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, उससे भी कार्बन रिलीज होता है एनवायरमेंट, हुआ वहां से भी कार्बन रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट। तो जहां से आपको कार्बन मिला वही वापस चला गया, साइकिल कंप्लीट हो गया। कहां से गया, फिर रिपीट कर रहा हूं, एटमॉस्फेयर से CO2 गया ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट दो तरीके से, एनिमल ने खाया तो एनिमल टिश्यू में, नहीं खा पाए डिकम्पोज हुआ, फॉसिलाइजेशन हुआ तो फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल को आपने बंद किया तो CO2 बनता ही है, चला गया फिर से। एनिमल टिश्यू अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 बना रहा है, डिकम्पोज हो गया तो CO2 बना रहा है, साइकिल कंप्लीट हो गया। अरे हो गया क्या बच्चे, ये ग्रीन प्लांट्स अगर खुद भी डिकम्पोजिशन डायरेक्ट हो जा रहे हैं तो भी तो CO2 बना रहा है, ये एरो डायरेक्ट यहां से भी कन्वर्जन हो सकता है। ये रिस्पिरेशन करें, अरे भाई ग्रीन प्लांट भी तो करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है ना, आप कहिए बिल्कुल करता है, तो भी तो रिलीज कर रहा है CO2। आप पढ़े ना, ड्यूरिंग द डे सम प्लांट्स, ड्यूरिंग द नाइट सम प्लांट्स रिलीज CO2। तो ये है कार्बन साइकिल। आपको ये चार्ट बनाना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत सिंपल सा, बहुत तामझाम नहीं करना, आप बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। आप इसी को अपने शब्दों में लिख दीजिए, अब इतना तो आता होगा कि यहां से इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर ऐसे कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब अपने शब्दों में तो इसको पिरो ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं, इतनी उम्मीद तो आपसे की जा सकती है बच्चे। आई बात समझ में। इसी तरह अब नाइट्रोजन साइकिल होता है, इसी तरह बच्चे नाइट्रोजन का भी साइकिल होता है। किसका होता है बच्चे, नाइट्रोजन का साइकिल होता है, ये यहां चार्ट में दिखाया गया। कह रहा है व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये एक वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कंपाउंड का कन्वर्जन दिखाता है, वापस वहीं अचीव हो जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, भाई एटमॉस्फेयर में तो आपने पढ़ा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये इससे बड़ा सोर्स तो कुछ नहीं है। लेकिन एक खासियत है बच्चे, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ना हम एनिमल्स ना प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते। हमको, हमारे बॉडी ऐसे नहीं डिजाइन है कि हम डायरेक्टली नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से ले लें, जिस तरह आप कहते हैं ऑक्सीजन ले लिए सब, तो नाइट्रोजन ना डायरेक्टली नहीं ले सकते बच्चे। जैसे प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन ना लेके नाइट्रोजन कहां से ऑब्टेन करता है, तो भाई साहब वो पहले नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो पहले नाइट्राइड या नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसी कंपाउंड सॉल्युबल फॉर्म में। उसको करवाते कौन है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेज्यूम्स प्लांट्स आप लोग सुने होंगे, लेज्यूम, अरे दलहन वाली जितनी फसलें होती है, दाल की फसलें, चना मटर, उनके रूट नोड्यूल्स में एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका काम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक क्वेश्चन यहां से ये भी उभर कर सामने आ रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है बच्चे, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कराता कौन है, ये बैक्टीरिया। इसीलिए आपको पता है नाइट्रोजन एक एसेंशियल, वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, है कि नहीं। तभी तो आपने पढ़ा एसेंशियल न्यूट्रिएंट में NPK प्लांट के लिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो नाइट्रोजन तो चाहिए चाहिए। इसीलिए जिन खेतों में, आप कभी गांव से जो बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे बच्चे, जिन खेतों में दलहन वाली फसलें लगा दी जाए, चना मटर, चना स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, लगाया जाए, उसमें आप दोबारा कोई क्रॉप लगाइए तो बहुत बढ़िया ग्रो करता है, क्योंकि ये फसलें क्या करती हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट को इनरिच कर देती हैं, और लेती हैं और दे रही, इनरिच कर दे रही, नाइट्रोजन रिच कर दे रही हैं,
इसलिए उसमें दोबारा कोई फसल लगाई तो बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ, क्लियर है क्या? वही यहां लिखा है ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, लिखा है फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर। एनिमल गेट नाइट्रोजन, अब यही एनिमल को कैसे मिलता है? ये ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करके लेते हैं भाई साहब, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे उनसे मिलेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एसेंशियल कहां होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इन सब फॉर्मेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां आपको समझाने की कोशिश की गई है किस तरह नाइट्रोजन साइकिल होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन, बैक्टीरिया क्या कर रहा है? उसको फिक्स कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है कौन? बैक्टीरिया। फिर इसको कौन ले रहा है बच्चे? इन्वायरमेंट। कौन ले रहा है? सॉरी, प्लांट ले रहे हैं। कौन ले रहा है? प्लांट ले रहे हैं। कौन ले रहा है? प्लांट ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहां से खेला स्टार्ट होता है। ये है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या है बच्चे? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको ले रहा है ग्रीन प्लांट्स। कब लेगा? जब ये नाइट्राइट या नाइट्राइट फॉर्म में होगा। अब ग्रीन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेजुमिनस प्लांट्स में वही लिखा है। उससे जा रहा है वो सॉइल में, किस फॉर्म में बच्चे? नाइट्रेट फॉर्म में, NO3। इससे जा रहा है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है सॉइल से इससे नाइट्रोजन को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया कौन कराते हैं? जैसे क्लॉस्ट्रीडियम कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्लॉस्ट्रीडियम ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक सूडोमोनस होता है, सूडोमोनस, ये भी कराता है। ये दोनों डीनाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चे? डीनाइट्रिफिकेशन का काम। मतलब ये जो सॉइल में NO3 है, नाइट्रेट है, इससे नाइट्रोजन निकालना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर इस डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, क्योंकि आप समझिए, फिर से समझा रहा हूं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, ग्रीन प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं सॉइल में। कहा गया बच्चे? सॉइल में गया। सॉइल, अरे वही बैक्टीरिया तो फिक्स करेंगे तभी तो ग्रीन प्लांट लेगा। तो सॉइल में जो नाइट्रेट बचा NO3, उससे नाइट्रोजन को वापस एनवायरनमेंट में भेजना, तो ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा, तब तो नाइट्रोजन ऊपर जाएगा। तो ये काम करते हैं ये बैक्टीरिया, इनको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर नाइट्रोजन वापस कहां चला गया? एनवायरनमेंट। एक तरीका ये होगी। दूसरा तरीका, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो क्या होता है? जब आप देखें लाइटनिंग मॉनिटरिंग होती है, तो लाइटनिंग इतना सफिशिएंट एनर्जी देता है कि ऊपर जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल उनको तोड़ दे। तो जब थंडरिंग लाइटनिंग होती है बच्चे, तो जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो टूटते हैं और टूट कर बनाते हैं बच्चे NO और NO3 बनाते हैं। ये दोनों के एटम मॉलिक्यूल टूटेंगे और टूट कर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NO एंड NO3, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। आई बात समझ में? क्लियर है? अब जब बारिश होता है तो यही NO3 और NO बारिश रेन वाटर के साथ बहकर सॉइल में आते हैं। तो एक सोर्स ये भी हो गया, सॉइल को NO3 मिल रहा है, नाइट्रेट। समझिए ध्यान से, एक सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्लांट, कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सॉइल में आ गया नाइट्रेट NO3। अब सॉइल में पाए जाएंगे एक तरह के और बैक्टीरिया, दैट इज, उनको डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। ये क्या करेंगे? उस नाइट्रेट से नाइट्रोजन को अलग करके एनवायरनमेंट में भेज देंगे। साइकिल कंप्लीट हो गया है। दूसरा साइकिल, थंडरिंग और लाइटनिंग की वजह से N2 और O2 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, ब्रेक होकर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NO एंड NO3। क्या बनाएंगे बच्चे? NO एंड NO3। बारिश होगा, उस बारिश के पानी के साथ ये नीचे आएंगे सॉइल में, NO3। फिर आगे का खेला वही है, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया फिर से करेंगे और उसमें चले जाएंगे। कुछ प्लांट ले लेगा। अब आप कहेंगे सब, हाँ कुछ प्लांट ले लेगा, कुछ प्लांट कंज्यूम करेगा और कुछ बैक्टीरिया लगेगा उसको वापस नाइट्रोजन में। एक ही होगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब यहीं से एक चेन और है कि भाई साहब कुछ काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं। ये लेते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी से नाइट्रोजन निकालने का काम कौन कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी को कंज्यूम करते हैं कुछ और
और बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें आपका आता है नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये सब आते हैं, जिनका काम होता क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। अब एक चीज और समझिए, हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स के पास है अब नाइट्रोजन, क्योंकि उसने जो फिक्सेशन नाइट्रोजन हुआ, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रेट नाइट्राइट फॉर्म में नाइट्रोजन आया, उसको ग्रीन प्लांट्स ने लिया। ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम किया भाई साहब एनिमल ने, तो एनिमल के पास आ गया नाइट्रोजन। अब एनिमल डेड होगा या वेस्ट रिमूव करेगा, तो उसमें भी तो नाइट्रोजन पाया जाएगा। याद है, हमने पढ़ा है, हमारा अमोनिया, हमारे बॉडी में पहले बनता है अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है बच्चे लीवर, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, उसमें भाई साहब नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में, या हमारी डेथ हो गई तो हमारे बॉडी से नाइट्रोजन एनवायरमेंट में जाएगा, दैट इज अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसी को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। मतलब अगर एनिमल डेड हो गया तो उसके बॉडी से अमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ये काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इसी को कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कराते हैं अमोनिफिकेशन। कोई एनिमल डेड हो गया तो भाई साहब उसने कंज्यूम तो किया, तो बॉडी में उसके नाइट्रोजन है, प्रोटीन है तो नाइट्रोजन है, सीधी बात। अब नाइट्रोजन को रिमूव कराना उसके बॉडी से, तो बैक्टीरिया काम करने लगेंगे, कौन से, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, NH3, मतलब जो उसके बॉडी से है उससे अमोनिया बाहर निकालेंगे NH3। फिर NH3 से N निकालना है, हमें NH3 थोड़ी ना चाहिए बच्चे, N चाहिए। किसी को डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब किसी कंपाउंड से नाइट्रोजन को अलग करना, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आएंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे, जो उससे नाइट्रोजन निकाल के एनवायरमेंट में भेज देंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो एक ये भी चल रहा है इधर से वापस, मतलब घुमा फिरा के सब जगह से वापस नाइट्रोजन कहां भेजा जा रहा है, इन्वायरमेंट में। अरे इसी को तो कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आई बात समझ में, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन बैक्टीरियो का जरूर नाम याद रखिएगा, इन बैक्टीरियो का जरूर नाम याद रखिएगा। ये नाइट्रोसोनोबैक्टर है, यहां ये जो लिखा है नाइट्रोसोनोबैक्टर, ठीक है, जो डीनाइट्रिफिकेशन काम करता है। ये आपको एग्जांपल तैयार रखना है, डीनाइट्रिंग बैक्टीरिया आपको बताना है सबसे पहले। ये तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नोट कर लीजिए। आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल बताना है, चैट बॉक्स में बताएं सब लोग, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। और डीनाइट्रिफिकेशन तो मैं बता ही चुका हूं, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी आपको याद रखना है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रेट है, नाइट्रेट उससे नाइट्रोजन को रिमूव करके एनवायरमेंट में भेजना। और आपका एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, जो डेड या डिकेइंग एनिमल या प्लांट से अमोनिया बाहर निकालना, अमोनिया बना के बाहर निकालना, दैट इज NH3। उनको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, सॉरी ह्यूमन या एनिमल बॉडी से, एनिमल या प्लांट बॉडी से जब वो डेड हो जाते हैं तो अमोनिया के फॉर्म में अमोनिया को ऑब्टेन करना, निकालना, दैट इज कॉल्ड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है। ये भी आपको बताना है कौन से है बैक्टीरिया। और फिर अमोनिया से NH3 से नाइट्रोजन को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम होता है। अब उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन साइकिल आ गया सबको समझ में, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चे, आगे बढ़ जाए। तो वही यहां लिखा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एक एक छोटे छोटे टर्म्स आपको याद रखना है। एज वी कैन सी इन फिगर अबव, नाइट्रोजन कैन फिक्स इन 2 वेज। पहला लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब वही हो गया, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक तो लाइटनिंग ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग। These nitrogen oxide then dissolve in rainwater and reaching the earth's surface become part of the soil and water। ये तो मैं समझा ही चुका हूं। तो एक तरीका ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है, जैसे सॉइल में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स। बता चुका हूं, दलहन फसलों के रूट में पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। माइक्रोब्स लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। These nitrogenous compounds are then released into the soil। अब है नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट टू प्रिपेयर अमीनो एसिड। This nitrogen is then taken up by the animals in the form of protein through the food chain।
एसिमिलेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन कैसे एसिमिलेट होता है, मतलब होता है बच्चे इकट्ठा हो कैसे हो रहा है। तो प्लांट्स ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया नाइट्रोजन को सॉइल से। किससे? सॉइल से। किस फॉर्म में? नाइट्रेट फॉर्म में। क्या बनाता है? अमीनो एसिड। अरे प्रोटीन का ही पार्ट अमीनो एसिड। अब प्लांट को कंज्यूम करके एनिमल ऑब्टेन करता है इस न्यूट्रिएंट को, इस नाइट्रोजन को, वो भी प्रोटीन बनाता है। तो एक तरीके से देखें तो नाइट्रोजन एसिमिलेट नहीं हो रहा, पहले प्लांट में आया, प्लांट से किस में आया बच्चे? एनिमल में। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब आता है अमोनिफिकेशन, ये पूछा जा चुका है कई बार। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन क्या होता है। द प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। मतलब मैंने कहा ना कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो हमारा बॉडी ब्रेक करता है। किस फॉर्म में ब्रेक करता है? अमोनिया बनाता है पहले, उसी अमोनिया को फिर लीवर यूरिया में कन्वर्ट करता है, वही यूरिक एसिड हमारे बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है। इसलिए देखिए, हम जब अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, या लेट्स से मैं बात करता हूं टॉयलेट की बात करता हो या बाथरूम करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम स्मेल करने लगता है। उसमें रीजन यही है बच्चे, जो यूरिया निकला वो एयर के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते ही वो फिर से क्या बन जाता है बच्चे? अमोनिया, वही स्मेल करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? These are then removed from the body along with urine and excreta। वही लिखा है, dead plants and animal also return nitrogen to the soil। पढ़ चुके हैं। या तो वेस्ट रिमूव करके रिटर्न कर रहे हैं सॉइल को नाइट्रोजन, या तो एनिमल्स अगर डेड हो गए प्लांट्स तो धीरे धीरे उनसे भी बैक्टीरिया लग जाते हैं नाइट्रोजन निकालने में। ठीक है? These ammonia compounds are then converted to ammonia by ammonifying bacteria। तो यही जब एनिमल के से जो अमोनिया प्राप्त हुआ, अमोनियम प्राप्त हुआ, अमोनिया NH3, अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस। तो ये जो प्राप्त हुआ NH4 अमोनियम, इसी को किस में कन्वर्ट करना बच्चे? इसी को किस में कन्वर्ट करना? अमोनिया में। अमोनिया में। दिस इज कॉल्ड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये काम कौन करते हैं? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसी प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को? अमोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब है नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये। अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाकी बीच का पढ़े चाहे ना पढ़े। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। पहले क्या बना? अमोनिफिकेशन से अमोनिया बना, प्लांट एनिमल बॉडी से डिकम्पोज हुए, उससे अमोनिया या वेस्ट आया, उससे अमोनिया बना, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया से नाइट्रोजन बनाना, क्योंकि हमें अमोनिया नहीं चाहिए, NH3 से N निकालना है। तो भाई साहब अब कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट होगा, इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे, उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये काम कौन करते हैं? कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोसोबैक्टर। नाइट्रोसोबैक्टर एक तरह का बैक्टीरिया है, और दूसरा है नाइट्रोसोमनस, ये एक तरह का और बैक्टीरिया जिनका काम होता है नाइट्रिफिकेशन कराना। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। कहां पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं, जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। कुछ और बैक्टीरिया जो सॉइल में पाए जाते हैं वो भी ये काम करते हैं। सम ऑफ दिस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आर अगेन टेकन अप बाय द प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, मतलब अमोनिया को नाइट्रेट में जब कन्वर्ट किए तो कुछ अब नाइट्रेट से नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और कुछ नाइट्रेट को फिर से कौन ले लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं कुछ को। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब है डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रिडियम, अभी हम डिस्कस किए हैं जब मैं आपको फ्लो चार्ट उसमें पढ़ा रहा था। तो सूडो पी साइलेंट है, सूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रिडियम, इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। लिविंग इन द सॉइल, रिड्यूस द सॉइल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मतलब इनका काम होता है जो सॉइल में नाइट्रेट या नाइट्राइट्स पाए जा रहे हैं उनसे नाइट्रोजन को अलग करना। नाइट्रोजन विच इज रिटर्न बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो समझे क्या क्या हुआ? एनिमल प्लांट की डेथ हुई, या एनिमल प्लांट अपना वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, या उनकी डेथ हुई, उसमें से जो अमोनिया पहले उसके बॉडी से अमोनिया में कन्वर्ट करने को प्रोसेस कहते हैं अमोनिफिकेशन। उसके लिए अलग बैक्टीरिया, उनको अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। फिर अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए अलग बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं उन्हीं को? नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में बन गया तो उसमें से कुछ नाइट्रेट या नाइट्राइट प्लांट फिर से ले लेगा,
जिसको जरूरत है, नहीं लेगा तो अब कुछ बैक्टीरिया और पाए जाते हैं जिनका काम है डीनाइट्रिफिकेशन, उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो उस नाइट्रेट या नाइट्रेट NO3 से नाइट्रोजन को अलग करके वहां भेज देंगे एनवायरमेंट, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा बच्चे। ये समझ गए कितने स्टेप में क्या क्या हो रहा है? कोई दिक्कत समझ में आया? डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, कौन से बैक्टीरिया कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं बच्चे। कभी कहते हैं नोट्स 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 सर, नोट्स यहां से बना सकते हैं। वाटर साइकिल तो बच्चों वाला है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। वाटर साइकिल वही है कि अर्थ की सरफेस में जो वाटर पाया जा रहा है वो हीट अप होता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन से क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इन्वायरमेंट में। फिर जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है हायर एल्टीट्यूड पे जाने पर, तो वाटर का होता है कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? जैसे इवापोरेशन मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, और फिर यही वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कंडेंसेशन इज कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू वाटर, वाटर वेपर का गैसेस में कन्वर्ट होना। फिर यही कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बारिश। ये अर्थ के सरफेस पे, फिर वही वापस चला गया। तो जहां से पानी गया था वही वापस चला आया कि नहीं? तो ये पूरा आपका क्या है? वाटर साइकिल लिखा ना। वाटर तो बहुत एसेंशियल चीज है। द वाटर कीप्स गोइंग फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम टू अनदर कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वाटर साइकिल ऐसे मूव करता रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। इतना सस्ता टिकाऊ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं। अब कह रहा है एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म कोई भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे हो सकता है कि हम लोग अभी बच्चे आपको छोड़ दिया जाए किसी बहुत ठंडे जगह पे, लेट्स से साइबेरिया, तो हमारी आपकी सर्वाइवल हार्ड हो जाएगा। बहुत ज्यादा सीवियर ठंड पड़ रहा है, माइनस में टेम्परेचर है, हालत खराब हो जाएगी हम लोग। लेकिन जो लोग वहां से बचपन से ही वहां रह रहे हैं, उनके लिए ये कॉमन हो गया। क्यों? क्योंकि धीरे 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 उनके बॉडी ने अडाप्ट कर लिया उस चीज को। अडाप्ट मतलब होता है अपने चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने बॉडी को ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर, वो भी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। उस हिसाब से उनका बॉडी डिजाइनिंग हो जाता है, उनके बॉडी का सेलुलर फंक्शन होता है, ताकि वो अपने आसपास के इकोसिस्टम या उसके साथ क्या कर पाए? सर्वाइव कर पाए। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। वही यहां लिखा है कि एडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स, ये लिखा है adaptations are special features that allow a plant or animal to live in a particular place or habitat। किसी पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट में रहने के लिए जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल तरह की फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन क्यों नेसेसरी है भाई साहब? सक्सेसफुली कंप्लीट फॉर फूड, द लिविंग थिंग्स अडेप्ट देमसेल्फ। भाई एक तो एडेप्टेशन जरूरी है ताकि सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, फूड सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो कंपीट कर पाए फूड को लेकर। मतलब जब एडेप्टेशन होगा आपके अंदर, तो आप अपने जीवन को जीने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए भाई साहब फूड वूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। अपने फाइंड फेवरेबल कंडीशन टू रिप्रोड्यूस, और एक फेवरेबल कंडीशन में आप रिप्रोडक्शन करेंगे एडेप्टेशन की वजह से। रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया बच्चे पीढ़ी अपनी आगे बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे। रिस्पॉन्ड इफिशिएंटली टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ संतुलन, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो एडेप्टेशन सबसे मोस्ट एंड मोस्ट, अगर एक लाइन में पूछा जाए तो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी। आई बात समझ में? अब एक एक करके पढ़ेंगे। एक्वेटिक एडेप्टेशन प्लांट्स में क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स को बच्चे हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। हाइड्रो शब्द कहीं आए उसका मतलब वाटर ही होता है, ठीक है? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो अपने आप को किस तरह ढालते हैं, एक टेरेस्ट्रियल लैंड में पाए जाने वाले प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं। ऐसे कौन कौन से स्पेशल फीचर्स एक्वेटिक प्लांट के अंदर आ जाते हैं जो उनको मदद करते हैं किसमें? एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए। तो वही लिखा, हाइड्रोफाइट्स हैव रिड्यूस रूट सिस्टम एज वाटर इज इजीली अवेलेबल। तो भाई साहब एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट,
जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके रूट ज्यादा बड़े नहीं होते और ज्यादा दूर तक नहीं फैले होते। क्यों? टेरेस्ट्रियल जो लैंड में प्लांट्स पाए जा रहे हैं बच्चे, उनके रूट्स इतना डीप इनसाइड द अर्थ, इतना दूर दूर तक क्यों जाते हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं, पीपल, बरगद, आप लोग देखोगे यहाँ लगाए हैं, दूसरे घर में जड़ निकल रहा होगा, देखोगे गाँव में ऐसा होता है, इतना दूर ट्रेवल करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर। लेकिन एक्वेटिक प्लांट के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, उनके पास तो पानी ही पानी, वो पानी में ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए उनका रूट ज्यादा वेल डिफाइंड, ज्यादा बड़ा नहीं होता। वही यहाँ लिखा है। फ्लोटिंग लीव्स हैव स्टोमेटा। एक्वेटिक प्लांट्स जो लीव्स फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस में, उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। ओनली ऑन देयर अपर सरफेस, मतलब एक्वेटिक प्लांट का जो लीव फ्लोट कर रहा है, उनके अपर सरफेस में ही स्टोमेटा पाया जाता है, नीचे नहीं पाया जाता। लिखा ना, वंस हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। भाई साहब, लेकिन अगर आप टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं अपर और लोअर दोनों रीजन में स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चे? टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स के सरफेस में पाए जाते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर होता है, यही होता है, तो ये याद रखिएगा। द लीव्स आर थिन एंड नैरो, फॉर एग्जांपल हाइड्रीला। जो लीव्स होते हैं पतले होते हैं एक्वेटिक प्लांट के, थिन होते हैं, नैरो होते हैं, मतलब ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड नैरो स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ, जैसे हाइड्रीला। और लॉन्ग फ्लैट रिबन शेप, फॉर एग्जांपल वैलेंसिनरिया। दीज एडेप्टेशन प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी डैमेज ड्यू टू वाटर करंट। ऐसा क्यों होता है? उनका शेप इस तरह क्यों होता है, पतला, नैरो, थिन क्यों होता है? ताकि जब पानी की बहाव तेज हो, जब वाटर स्पीड में बह रहा हो, करंट तेज हो, धारा तेज हो, तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, करंट को चीर देंगे, मतलब कट कर दें वाटर की एनर्जी को, इस शेप की होने की वजह से। बहुत फ्लैट होंगे, मोटे होंगे, तो करंट की वजह से क्या हो जाए, करंट का मतलब हो गया धारा, पानी की धारा की वजह से डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए इनका इस शेप होता है। तो ये कुछ एडेप्टेशन है एक्वेटिक प्लांट की, कि क्या क्या उनमें परिवर्तन, चेंजेस आते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए। The stem may be long, slender and spongy to prevent them from getting carried away by the water। तो जो स्टेम होता है जनरली वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, स्लेंडर का मतलब पतला ऐसे होता है, और दूसरा क्या है, स्पंजी होता है, ताकि फ्लोट करे, फ्लोट करे वो पानी के सरफेस पर। और दूसरा, ताकि तेज बहाव से बह ना जाए, इसीलिए इनका स्टेम भी इस तरह होता है। कितने बहुत पतले पतले पूरे पानी में फैले होते हैं, ठीक है। फ्लैट लीव्स ऑन सरफेस प्लांट्स आर फॉर फ्लोटेशन। और सरफेस में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वाटर के, उनके लीव्स फ्लैट होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो तैरते रहते हैं वाटर के सरफेस पे। अपर सरफेस इज कोटेड विद वैक्स, ये याद रखिए, ये याद रखिए। इन प्लांट्स का जो अपर सरफेस होता है, उसमें एक तरह की वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। उस वैक्सी कोटिंग की वजह से ही इनमें जो बच्चे पानी होता है, वो क्या होता है, स्टिक नहीं करता, अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करता। आप देखिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तों में ऐसे पानी डालिए तो बिल्कुल बह जाता है, ऐसे लगता है जैसे ऑयल में पानी डालिए तो स्लाइड कर जाता है ना, ऐसे बिल्कुल, है ना, वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते। वही लिखा ना, वाटर रिपेलेंट का काम था, रिपेलेंट मतलब वाटर को रिपेल कर रहे हैं, भगा रहे हैं, जैसे लोटस वाटर लिली। इससे क्या होता है, इनके लीव्स डिकम्पोज, सड़ते नहीं है, क्योंकि अगर पानी एब्जॉर्ब करने लगेंगे तो सड़ने लगेंगे ना, इसीलिए वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर लिली, हाइड्रीला, वेल्सिनिया, पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ, है ना, ये सब क्लियर है, समझ में आ रही बात। एक्वेटिक एडेप्टेशन इन प्लांट। अब जरा हम पढ़ लेते हैं एनिमल में क्या एडेप्टेशन होता है एक्वेटिक। हमने तो प्लांट के बारे में पढ़ लिया, एनिमल में क्या होता है। सबसे पहली तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इस शेप को कहते हैं, एरोडायनेमिक शेप, स्ट्रीमलाइन। फिशेस का शेप यही होता है। क्यों? ये क्या करते हैं, वाटर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं इस शेप होने की वजह से। इसीलिए फिशेस को ही देखकर बच्चे बोट का भी आगे का शेप इसी तरह रखा जाता है। इससे वाटर का फ्रिक्शन कम हो जाता है, पानी में इजीली आप मूव कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है दैट रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन द एनिमल्स मूव थ्रू वाटर। स्मूथ, ऑलमोस्ट हेयरलेस, हेयर नहीं पाया जाता एक्वेटिक एनिमल में। इससे क्या होता है, ताकि इनका मूवमेंट इजी हो पाए वाटर में, इसीलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है, हेयर भी कम हो, स्मूथ होती है बॉडी। स्केल्स पाए जाते हैं, देखिए फिश के बॉडी में क्या पाए जाते हैं बच्चे, स्केल्स। वेब्ड फीट, पंजे जालीदार होते हैं। डक, बतख का पैर कभी देखे, जालीदार होते हैं, ऐसे नेट यहाँ बने होते हैं। इससे क्या होता है, तैरने में, स्विम करने में मदद करते हैं, पैडलिंग करने में। फ्लैटेंड टेल दैट सर्व एज ओर। टेल कैसा होता है, फ्लैटेंड, चौड़ा। ओर का मतलब हो गया टेल के माध्यम से ही डायरेक्शन बदलते हैं ये पानी में।
फिशेस का टेल्स देखिए ना, ऐसे फिशेस का टेल्स देखे बच्चे, ऐसे होता है कुछ फिशेस का टेल्स, इसी के माध्यम से वो डायरेक्शन चेंज करते हैं। Fins of fish help to swim, steer and maintain balance. A whale has flippers for swimming. तो ये क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं देखते हैं उनमें अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे फिश में पाया जाता है फिन्स, किसके लिए, स्टीयरिंग, वही अपने बॉडी को इधर उधर मोड़ने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। व्हेल में फ्लिपर्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं। लॉन्ग लेग्स एंड नेक्स इन क्रेन्स, क्रेन्स देखे होंगे आप लोग, सारस जिसको कहते हैं भाई, उसमें क्या पाया जाता है, लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े पैर, और गर्दन भी उनकी बहुत बड़ी होती है, देखे होंगे आप लोग। कीप द बॉडी ऑफ wading बर्ड्स आउट ऑफ द वाटर, ताकि उनका बॉडी जो है पानी के बाहर रहे। द लॉन्ग नेक हेल्प्स द बर्ड टू रीच द वाटर और बिलो इट, लॉन्ग नेक की वजह से वो वाटर के अंदर तक पहुंच पाते हैं और अपने फूड को पकड़ पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। इसलिए सारा देखिए ना, खड़े खड़े ऐसे पानी में मार मछली पकड़ लेती है, दैट इज, ठीक है। आई बात समझ में। ब्लबर ऑफ व्हेल अ थिक लेयर ऑफ फैट, ब्लबर ऑफ व्हेल, व्हेल के बॉडी के बाहर एक बच्चे फ्लैट थिक कोटिंग पाई जाती है जो ऑयल स्टोर करती है। बिटवीन द स्किन एंड मसल, किसके बीच में, स्किन और मसल के बीच में ऑयल स्टोरिंग का काम करती है, प्रोवाइड इंसुलेशन। यही जो ब्लबर है व्हेल का, उसको इंसुलेट करता है। इंसुलेट मतलब अंदर के उसके हीट को, गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए कोल्डर रीजन में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, कोल्डर वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। Eyes are positioned on top of the head which allow animal to hide in water and still detect predator or prey above the water। क्या कह रहा है, जो आईज होते हैं वो टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपर पाए जाते हैं, ये यहां देखिए, हेड के ऊपर पाए जाते हैं। इससे क्या होता है, ये अपने आप को छुपा भी लेते हैं तो भी अपने प्रेडेटर जो इनको पकड़ने आया शिकारी, उनको देखते भी रहते हैं छुपकर। अगर हमारे यहाँ आई हो जाए तो क्या होगा, हम छुप भी जाएंगे और यहां से देखते भी रहेंगे, लेकिन हमारे आई तो यहाँ है। तो ये है ट्रांसपेरेंट आईलिड कवर द आई वाटर ऑफ एनिमल्स स्विमिंग अंडर वाटर। ट्रांसपेरेंट आईलिड, आईलिड कैसा पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमारा आईलिड देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। कवर्स द आईज वाटर ऑफ एनिमल्स स्विमिंग अंडर वाटर, मतलब ये जब नीचे तैरते हुए जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट पाया जाता है, मतलब ये तैरते हुए भी देख लेते हैं। हम आप तैरते हुए देख लेंगे क्या, देख लेंगे आप डूब कर पानी में, नहीं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट लिड नहीं, आई लिड नहीं है, तो इनका आई भी बंद है और साथ साथ देख भी लेते हैं। इसीलिए हम लोग देखते होंगे जो डीप स्विमर होते हैं वो सूट वूट पहन के वो सब लगा कर जाते हैं, ठीक है। Nostrils position near the top of the head allow animals to come to the surface to breathe in air. Nostril close when the animal goes under the water. नॉस्ट्रिल कहां पाया जाता है, नियर द टॉप ऑफ द, ये भी सर के पास ही पाया जाता है। इसलिए वेल्स देखिए एक पर्टिकुलर टाइम बाद वेल्स ऊपर आती है, एयर रिलीज करती है और फिर नीचे चली जाती है, सांस लेने वो ऊपर आती है, क्योंकि जब ये वाटर के सरफेस पर होते हैं तब एयर को ब्रीथ करते हैं और नीचे जब रहते हैं तब नहीं करते ब्रीथ, नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है। नॉस्ट्रिल मतलब जैसे हमारे ये नेसल पैसा, ये होल दो वो बंद हो जाता है अंडर वाटर, इनका याद रखिएगा। सम फिश हैव स्विम ब्लैडर व्हिच इज फिल्ड विद एयर टू हेल्प मेंटेन बायोन्सी। कुछ फिशेस में स्विम ब्लैडर मतलब पाया जाता है, मतलब ब्लैडर अंदर बॉडी के पाया जाता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरता है, हवा भरने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ये तैरने लगते हैं। बायोन्सी मतलब क्या होता है, बायोन्सी एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने में मदद करता है, पढ़ चुके हम लोग ग्रेविटेशन में, तो वही यहाँ है, ठीक है। फिश एंड एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्रॉन्स हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। फिश और कुछ एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स रेस्पिरेशन के काम आता है। आप लोगों को बच्चे लाइव प्रोसेस मैंने पढ़ाया है रेस्पिरेशन में कि वाटर गिल से ही एंटर करता है, फिशेस गिल से ही रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यहां से गिल से एंटर करता है उनके वाटर और डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू उनके बॉडी में, क्योंकि उनमें कोई स्पेशल ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, गिल से उनके बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है ऑक्सीजन और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके दूसरे गिल से वाटर बाहर निकल जाता है, ये प्रोसेस चलता है। आई बात समझ, क्लियर है। अब बात करते हैं मीसोफाइट क्या होता है। मीसोफाइट बच्चे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो जमीन में पाए जाते हैं, विच आर अडेप्टेड टू नीदर अ पर्टिकुलर ड्राई और नॉर पर्टिकुलर वेट एनवायरनमेंट। इनका एडेप्टेशन किस तरह का होता है, ये अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं बच्चे, ना तो ये ज्यादा ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते ना ज्यादा वेट, इनको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, लिखा है ना, विच आर अडेप्टेड टू नीदर अ पर्टिकुलर ड्राई और अ पर्टिकुलर वेट एनवायरनमेंट। मेसोफाइट्स इंक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। इसमें क्या क्या आता है, मेसोफाइट्स आर जनरली रिक्वायर्ड अ कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई एंड हैव लार्ज थिन एंड ब्रॉड लीव्स। तो मेसोफाइट वो प्लांट कैटेगरी है जिनको थ्रू आउट द ईयर पानी चाहिए ही चाहिए,
कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई चाहिए, बिना पानी के नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। हैव लार्ज थिन एंड ब्रॉड लीफ, पत्ते चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है जमीन में पाया जा रहा है तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के तमाम ऑप्शन है। वाटर के रिस्पेक्ट में हमने देखा था सरफेस में पाया जाता है, लोअर लीव्स में नहीं पाया जाता था एक्वाटिक प्लांट्स में स्टोमेटा। द रूट्स ऑफ मेसोफाइट्स आर वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड एंड प्रोवाइडेड विद अ रूट कैप। जो रूट्स होते हैं मेसोफाइट्स के वेल डेवलप होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मल्टीपल ब्रांचिंग होती है ऐसे रूट की, ढेर सारे ब्रांच निकले होते हैं क्योंकि इन सर्च ऑफ वाटर ये जाते हैं। एक्वाटिक में हमने देखा था ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती, ज्यादा लॉन्ग रूट्स नहीं होते क्योंकि उनके पास वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ज्यादा ढूंढना नहीं है। द शूट सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज, शूट सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज मतलब जो देखिए प्लांट का एरियल पार्ट होता है बच्चे, इसको शूट कहते हैं, और जो ग्राउंड के अंदर पार्ट होता है इसको रूट कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो शूट सिस्टम होता है मेसोफाइट्स का वो वेल ऑर्गेनाइज मतलब उसमें प्रॉपर ब्रांचेस पाए जाएंगे, लीव्स पाए जाएंगे, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ये है। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर है जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स आर डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस आपको यहां दिखाया गया है। वेल अडेप्टेड टू मतलब इनका जो अडेप्टेशन होता है ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। आपने पढ़ रखा है जो कैक्टस के लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों में। क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जब प्लांट अपने अंदर के एक्सेस वाटर को लूज करता है एनवायरनमेंट में स्टोमेटा के थ्रू, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि बच्चे ये सारे प्लांट्स कहां पाए जाते हैं? डेजर्ट रीजन में, जहां पानी की बहुत कमी होती है। तो ये अपने वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन हो गया इनके अंदर। वही लिखा दे आर अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, द एडेप्टेशन दैट जीरोफाइट्स में एग्जिबिट्स आर सक्सुलेंट लीव्स एंड स्टेम्स टू स्टोर वाटर। वही सक्सुलेंट लीव्स का मतलब वही हो गया, लीव्स नहीं पाए जाते, लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैक्टी ओक्टी है ना। सॉफ्ट फ्लेशी वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर, इनको देखिए कभी काट के तो फ्लेशी मतलब ऐसे नहीं लगता मांस की तरह, ये अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर को लूज नहीं करने देता। They have few or no leaves which reduce transpiration. Many desert trees and shrubs have thorns to protect from their enemies. कांटे पाए जाने के एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ये इनको एनिमीज से बचाता है बच्चे। कांटों की वजह से इनको जल्दी से कोई खाता नहीं। ठीक है, खैर कैमल ओमेल को कहते हैं क्योंकि अब देखिए कैमल भी डिजाइन किया गया है सर्वाइवल के लिए, तो वो इसको खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। फीवर स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस, स्टोमेटा बहुत कम पाया जाता है ताकि वाटर लॉस ना हो, मतलब ट्रांसपिरेशन ना हो। डीप वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम गैदर मैक्सिमम वाटर पे, लेकिन इनका रूट बहुत डीप अर्थ के अंदर बहुत गहरा जाता है, नीचे तक जाता है। क्यों? वही इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पानी की क्या होती है? कमी। आई बात समझ में? क्लियर है? इनको जीरोफाइट्स बोला जाता है। आपसे वहां यही पूछेगा जीरोफाइट्स, मिसोफाइट, अब बच्चा नाम ही नहीं सोचा ये क्या होता है जीरोफाइट मिसोफाइट। ठीक है, समझ में आ रही बात? एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, एनिमल में क्या एडेप्टेशन होता है? मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स अवॉइड बीइंग आउट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, मेनी डेजर्ट मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस लिव इन burrows to escape them। पहली बात तो ज्यादातर एनिमल डेजर्ट रीजन में दिन के समय बाहर नहीं निकलते। वो लोग दिन के समय देखिए, क्योंकि डेजर्ट की एक खासियत दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, रात को बहुत ठंड पड़ती है उतनी। आप कुछ लोग गए भी होंगे, विजिट भी किए होंगे, टूर करने गए होंगे डेजर्ट में अपने यहाँ राजस्थान में। अब राजस्थान का पूरा क्षेत्र डेजर्ट नहीं है, कुछ ही क्षेत्र, हमको राजस्थान सोचते हैं तो पूरा लगता है रेगिस्तानी रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिन के समय वो लोग बरो के अंदर रहते हैं, बरो मतलब बहुत डीप बिल बनाकर, बरो बनाकर अंदर रहते हैं। रात के समय वो निकलते हैं, दिन के समय वो बरो बनाकर रहते हैं क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां का। ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, डेजर्ट एनिमल्स नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट एन ऑप्टिमम लेवल, फॉर व्हिच सम ऑफ देम हैव डेवलप्ड लॉन्ग बॉडी पार्ट्स दैट प्रोवाइड ग्रेटर बॉडी सरफेस टू डिसिपेट हीट। अब दिन भर उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेलना पड़ता है, तो अगर टेम्परेचर वो झेल रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो अगर उनका बॉडी टेम्परेचर डिसिपेटेड मतलब रिलीज नहीं करेगा उसको, तो बॉडी स्टोर करता चला जाएगा, तो फिर ये तो नुकसानदेह हो जाएगा ना। अब आपका बॉडी टेम्परेचर लिए पड़ा है, बॉडी टेम्परेचर नहीं रिमूव कर रहा है, एक तरफ लेता जा रहा है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ नहीं जाएगा। इसीलिए देखिए जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं बच्चे, उनका जो बॉडी होता है जनरली बहुत सरफेस बड़ा होता है। ऊंट देखो कितना बड़ा होता है, इसका मतलब यही है कि ज्यादा बॉडी सरफेस होने की वजह से एनर्जी भी ये एनवायरनमेंट में लीक करते रहेंगे, डिसिपेट कर देंगे, तो बैलेंस रहता है। और इसीलिए देखिए ग्राउंड से इनका बॉडी पार्ट कितना ऊपर होता है,
तो ग्राउंड के जितना नजदीक उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत गर्म है, इसलिए इनका बॉडी पार्ट ऊपर है। एक ये भी एडेप्टेशन है इनका। These animals have scaly skin resistance to drying। कैसा स्किन होता है? स्केली। कभी ऊंट का बॉडी स्किन देखे, स्केली होने की वजह से क्या होता है? वाटर लूज नहीं करते हैं, मतलब ड्राई अप नहीं होता है स्किन, ठीक है। कैमल्स हैव हम टू स्टोर फैट, ये इसको हम बोलते हैं। यहां ये क्या स्टोर करते हैं बच्चे? अपना फैट स्टोर करते हैं। और डबल हम कैमल भी पाया जाता है, अगर आप गूगल करें तिब्बत साइड और मंगोलिया साइड, डबल हम कैमल भी पाए जाते हैं। उनके दो कुबड़ होते हैं, हम दो हम्प होते हैं, ठीक है। A camel can drink very large amount of water in one day or survive for a relatively long time without drinking any water। वही कह रहे हैं, आप लोग पढ़े हो ना, ऊंट हो क्या ज्यादा पानी पीते, तो भाई साहब एक कैमल जो होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक बार में पी लेता है और काफी दिन बिना पानी पिए भी रह सकता है, इसलिए डेजर्ट का शिप बोला जाता है कैमल को। वहां क्या होता है, कैमल को एक बार पानी पिला देते हैं और ये पानी को स्टोर कर लेता है अपने बॉडी में, है ना। फिर 2-4 दिन 5 दिन हफ्तों तक ये पानी नहीं पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है। दे कैन एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन व्हेन देयर इज वाटर स्कार्सिटी। अब एक्सक्रीशन, जब बॉडी से ये वेस्ट रिमूव करते हैं तो वाटर बहुत कम लॉस करते हैं, तो सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसमें वाटर नहीं होता, क्योंकि ये वाटर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बॉडी से अगर वाटर चला जाएगा तो फिर वाटर की वहां कमी है, तो सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं। Desert animals like reptiles have minimized loss of water by excreting urine in the form of insoluble uric acid। These ensures little wastage of water। जैसे जो छोटे छोटे जानवर हैं डेजर्ट में, वो इसलिए डायरेक्ट सॉलिड वेस्ट रिमूव करते हैं अपने बॉडी से। उनका जो वेस्ट होता है, स्क्रीटा होता है, वो सॉलिड होता है, उसमें वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वो अपने वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब एक्सट्रीम कोल्ड में कैसे सर्वाइवल होता है, कैसे अडेप्टेशन होता है? एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होता है बच्चे? द एनिमल्स व्हिच लिव इन कोल्ड क्लाइमेट हैव वेरी थिक फर। आप देखते होंगे जो ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं उनमें बहुत मोटे फर लेयर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन। इससे क्या होता है? इंसुलेशन का काम करता है, मतलब इनके बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता, तो गर्मी मेंटेन रहती है। द एनिमल्स व्हिच लिव इन कोल्ड क्लाइमेट हैव वेरी थिक एयर फर ओवर द बॉडी टू ट्रैप एयर एंड इंसुलेट इट। वही एयर को ट्रैप रखता है, इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने पाता। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ स्टोर्ड फैट अंडर द स्किन। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए। जो कोल्डर रीजन में होते हैं उनके स्किन के अंदर एक फैट पाया जाता है, वो फैट इंसुलेशन का काम करता है, वो फैट बच्चे इंसुलेशन का काम करता है। इसीलिए देखिए, एक एग्जांपल ये भी है कि जो आदमी मोटा होता है, ह्यूमंस में जो आदमी मोटा होता है उसको ठंड कम लगती है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन ज्यादा है उसके बॉडी में बच्चे, तो वो फैट इंसुलेशन का काम करता है, मतलब बॉडी के हीट को एनवायरमेंट में नहीं पास होने देता, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वही काम कोल्डर रीजन में एनिमल के अंदर पाया जाता है। The body shape and size of many cold climate mammals is well adapted to the cold climate। They are round and bulky with short leg। ठंडी जगहों में देखिए छोटे छोटे पैर पाए जाते हैं, शॉर्ट लेग होता है, बल्कि होते हैं, मतलब मोटे मोटे दिखते हैं। पेंगुइन देखिए, पोलर बियर देखिए, सब मोटे मोटे होते हैं फैट की वजह से, वही इंसुलेशन। लेकिन यहाँ हमने डेजर्ट की बात किया, तो ये क्या होता है, इनका लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं ताकि ग्राउंड से ऊपर रहे, तो ग्राउंड का टेम्परेचर ज्यादा इनको ना मिले। आई बात समझ में? क्लियर है? Penguins have a thick layer of densely packed feather to reduce heat loss। लिखे ना, ये जो पेंगुइन्स ये आपको दिख रहे हैं पेंगुइन, इनमें थिक बॉडी होती है, एक लेयर इनके स्किन में थिक पाया जाता है, मोटा सा, ठीक है, और फेदर पाए जाते हैं ताकि हीट लॉस कम हो पाए। इट्स फ्लिपर एंड लेग्स आर आल्सो अडेप्टेड टू रिड्यूस हीट लॉस। ये फ्लिपर, ये जो हाथ की तरह दिख रहा है फ्लिपर, और लेग्स इस तरह डिजाइन होते हैं, इस तरह होते हैं इनके फ्लिपर और लेग, ताकि इनके बॉडी से हीट लॉस कम, उनके बॉडी का हीट इन्वायरमेंट में कम ट्रांसफर हो। आई बात समझ में? अब एरियल प्लांट की अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं, एनिमल की, सॉरी, एरियल मतलब जो उड़ते हैं। Aerial animals include a small number of animals that are able to fly in air। These animals come to the trees and lands water for safely to stand। These are called arboreal animal। इन्हीं को arboreal animal भी बोला जाता है, जो उड़ते हैं, that is called arboreal। उड़ते तो लेकिन दिन भर उड़ते नहीं रहते हैं, फिर आके जमीन में या प्लांट में अपना घर बनाए वहां रहते भी हैं। They may walk or run on land or glide in air for a short while to land on the tree or ground। Flying squirrel, flying lizard, tree frogs, lemurs, monkeys belong to this group। True aerial animals are birds and bats। These animals exhibit adaptation to balance themselves and stay in air। Soaring or flying, these adaptation include, मतलब ये सब एनिमल की बॉडी डिजाइन कैसे होती है कि एक शॉर्टर टाइम के लिए हवा में रहते हैं, उड़ते हैं,
फिर ये जमीन पर या पेड़ पर आकर रहते हैं, ठीक है। तो इनका बॉडी डिजाइन कैसा होगा, फेदर पाया जाएगा ताकि ये उड़ सके, बर्ड्स की स्पेशली। अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट एरियल एनिमल कौन है, तो बर्ड्स। बाकी हम मंकियों की इनको भी एरियल बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये मतलब जमीन से ऊपर ही रहते हैं ना ज्यादातर, लेकिन ये उड़ते थोड़ी ना है, इसलिए मंकी और लेमूर्स को एब्सोल्यूट एरियल एनिमल नहीं बोला जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन होता है, पहली बात बर्ड्स का देखिए स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन होता है उसी लिए ताकि एयर के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए। भाई इन्हीं को देखकर जो एरोप्लेन है ना उसकी बॉडी भी एरोडायनेमिक शेप का बनाया गया, स्ट्रीमलाइन, ताकि एयर फ्रिक्शन, पहले जो प्लेन बना था वो आगे से फ्लैट बना था, पहला जो फर्स्ट टाइम प्लेन बना था वो आगे से फ्लैट था भाई साहब, जिससे एयर फ्रिक्शन बहुत लग रहा था। तो बाद में फिर इन्हीं को देखकर ये आइडिया लगाया गया बर्ड को देखकर कि स्ट्रीमलाइन शेप हमें बनाना है। फिश जैसे स्ट्रीमलाइन एक्वेटिक एनिमल का भी होता है वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो एयर भी तो फ्रिक्शन लगाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड। देखिए हमारे पास 4 लिम्स हैं, 2 से हम चीजों को उठाते हैं, 2 से चलते हैं, 2 पैर 2 हाथ। इसी तरह बर्ड्स में जो 2 लिम्ब है वो तो पैर है, बाकी 2 लिम्ब फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वही यहाँ लिखा है 4 limbs are modified into wings to help them fly. Birds have wings that are covered with feathers which trap air to keep body. मतलब जो उनके विंग्स होते हैं वो फेदर से कवर्ड होते हैं ताकि बॉडी के हीट को ट्रैप कर पाए, मतलब उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। Warm and help the bird to fly. Bats have an extension of the skin between the fingers for limb. बैट में कुछ ज्यादा ही और कलाकारी होती है, ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसे होता है, ये पूरा लिम्ब से लेकर ये इसका एक्सटेंशन होता है, ये पूरा एक्सटेंशन होता है स्किन का, ये पूरा स्किन ही है। Which help them to fly. Bones are hollow. जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनके बोन्स हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, इस तरह केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। हॉलो होने से एयर ट्रैप होता है, जिसकी वजह से इनको क्या होता है, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए ये उड़ पाते हैं। बोन्स और हॉलो टू मेक देम लाइट, क्योंकि इससे हल्के हो जाते हैं। फ्लाइट मसल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द बॉडी टू द विंग्स। फ्लाइट मसल्स मतलब जो मसल्स इनको उड़ने में मदद करते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि ज्यादा एयर और हवा चले तो दिक्कतें इनको नहीं होती और इनको उड़ने में मदद करते हैं। तो ये है एरियल एनिमल के अडेप्टेशन, कैसे उनका बॉडी उनको अडेप्ट कर रखा है ताकि वो सरवाइव कर पाए, उड़ पाए, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए बच्चे आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।